Hello everyone, this is the first video for my channel. तो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस यू. मेरा नाम साक्षी है और मैंने मेरी बैचलर्स और मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, किरोड़ीमल कॉलेज. और मैंने मेरी मास्टर्स के टाइम पे ही 2 बार CSIR नेट JRF क्वालिफाई करा. फर्स्ट टाइम मेरी रैंक 79 थी और सेकंड टाइम मेरी रैंक 35 थी. और उसके अलावा मैंने मेरी गेट में 51 रैंक है और वो भी मैंने मास्टर्स के टाइम पे ही दिया था. तो इस चैनल के थ्रू हम बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, जिसमें कि हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर कवर कर सकें. और आप अगर वो वीडियो देखो तो आपने अगर वो चैप्टर कभी नहीं पढ़ा तो भी आपको हेल्पफुल लगे, और अगर आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो आपको हेल्प होगी रिवीजन में, या फिर अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी स्किप हुआ है तो आप वो भी देख सकते हो. तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और इससे आपको क्वेश्चन मिले. तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम कवर करने वाले हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ मोलिकुलर स्पेक्ट्रा. सो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहले हम मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कभी भी कोई फिज़िकल का टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम ये सोचते हैं कि न्यूमेरिकल आएगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि मोलिकुलर स्पेक्ट्रा से इन जनरल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, जो कि बहुत ही बेसिक से रिलेटेड होता है, बट आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए. तो न्यूमेरिकल भी ज़रूरी है और थ्योरी भी ज़रूरी है. नेट में 8 to 12 मार्क्स के आते हैं और गेट में 6 to 10 मार्क्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हैं. तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन दूंगी, देन रोटेशनल पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल, रोटेशनल वाइब्रेशन, रामन, और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताती हूँ. तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्पेक्ट्रा क्या है, तो अगर आपके पास कोई मैटर है और आप उस मैटर के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि कोई अल्कोहल है, कोई एल्डिहाइड है, तो आप क्या करोगे, उस मैटर को लाइट के साथ इंटरेक्ट करोगे और उसके इंटरेक्शन को स्टडी करके आप मैटर की इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, विच इज़ आई थिंक अमेजिंग. सो दैट्स वाई स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, जो कि आपको आना चाहिए अगर कोई आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हो तो. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने बोला कि लाइट के साथ इंटरेक्शन को हमें स्टडी करना है. तो लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं. तो ये प्रोड्यूस होती है बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल फॉर्म ऑफ क्वांटा. इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. अगर मैं बात करूं, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होती है. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. एंड देन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रही है तो डिफरेंट स्पेक्ट्रा हम स्टडी करते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड EMR की इंटरेक्ट कर रही है तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रा होता है. दिस इज़ अबाउट द EMR. ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इसकी स्पीड, और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं. उसके अलावा अगर मैं और कुछ बेसिक बातों पे जाऊँ 12th लेवल, तो वो होंगी कि अगर कोई एक वेव है, उसके जो 2 क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं 1 सेकेंड में उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और जो वेव नंबर होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय में वेवलेंथ. सो दिस इज़ अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट EMR. नाउ द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट EMR इज़ इट्स टाइप्स. तो इसके कुछ मेजर टाइप्स मैंने लिखी हैं. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम ऐसे लिख सकते हैं. एनर्जी जो होती है वो h होती है. जो न्यू है वो क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी को हम स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, तो hc/λ भी लिख सकते हैं. तो इंक्रीजिंग एनर्जी में हम बोल सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी में बोल सकते हैं, और डिक्रीजिंग वेवलेंथ में है ये, ठीक है. तो और अगर रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव से हम NMR स्पेक्ट्रा या ESR स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं. माइक्रोवेव से हम पढ़ते हैं रोटेशन,
IR से हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को, UV विजिबल से हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एक्सरे से हम XRD क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में जब हम ब्रैग्स लॉ की बात करते हैं तो वहाँ से इसका कनेक्शन है, और एक्सरे से हम मोसबेयर पढ़ते हैं जो कि इनऑर्गेनिक में आता है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं रोटेशनल, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये मोलिकुलर स्पेक्ट्रा का पार्ट है जो कि मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगी। उसके अलावा जो बेसिक अगर मैं एक बात कहूँ कि हमने कोई भी एक मैटर है उसके ऊपर मैंने बोला कि हमने लाइट डाली और वो इंटरेक्ट करी, बट वो इंटरेक्ट करके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें शो कर सकती है। बट हमें स्पेक्ट्रा पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना है? अब्जॉर्प्शन पढ़ना है। ये एक आई नोट लाइट आई और आई जो है वो निकल गई तो उसने कुछ अब्जॉर्ब करी लाइट, तो वो अब एक अब्जॉर्प्शन फिनोमिना। द अनदर फिनोमिना इज एमिशन, और इसके अलावा एक और फिनोमिना स्कैटरिंग। ये 3 फिनोमिना इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। स्कैटरिंग जो है वो रामन जो है वो अब्जॉर्प्शन एमिशन बेस्ड नहीं है, वो स्कैटरिंग बेस्ड है। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड रिमेंबर, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड देन द अनदर थिंग which is like the most basic thing about the spectra is frequency condition, selection rule and the population ratio. Now let's just start into it, let's just go with it. तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ फ्रीक्वेंसी कंडीशन की, तो जो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्वांटम मैकेनिक्स की एक एप्लीकेशन है। तो बहुत ही एक्चुअली अमेजिंग एप्लीकेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम हैमिल्टोनियन को डिफाइन करते हैं। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है कि उसका एक तो टाइम डिपेंडेंट पार्ट होता है और एक टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट होता है। तो अगर ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट को हम कंसीडर ना करें और टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट को कंसीडर करें तो क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड हो जाएंगे। मतलब कि जो डेल्टा ई होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स होंगे। और जब लाइट इंटरेक्ट करने आएगी, एच न्यू लाइट आई इंटरेक्ट करने, उसकी एनर्जी एच न्यू है, और अगर वो एच न्यू और डेल्टा ई जो है वो इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। मतलब कि ट्रांजिशन होने के लिए डेल्टा ई और एच न्यू का इक्वल होना एक मस्ट कंडीशन है। अगर एच न्यू और डेल्टा ई इक्वल नहीं है तो आप कितनी भी इंटेंसिटी दे दो, कुछ भी कर लो, वो ट्रांजिशन नहीं होगा। सो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक एंड द फंडामेंटल कंडीशन फॉर जनरेटिंग एनी स्पेक्ट्रा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो जो डेल्टा ई होगा वो किसके इक्वल होगा? BJ+1। अगर हम वाइब्रेशनल की बात करेंगे तो डेल्टा ई जो होगा वो इक्वल होगा n+12 एच न्यू। और थर्ड जो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा स्टडी करना है वो -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। तो ये डेल्टा ई की कुछ वैल्यू है, ये फॉर्मूलाज हैं, आप याद कर सकते हो। उसके अलावा ग्रोस और मतलब फ्रिक्वेंसी कंडीशन होना मस्ट है, बट ज़रूरी नहीं है। मतलब लाइक इट इज़ नॉट द ओनली कंडीशन, और भी कंडीशन है। तो सबसे पहले सिलेक्शन रूल में एक आता है ग्रोस सिलेक्शन रूल और एक होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ग्रोस सिलेक्शन रूल का क्या मतलब है कि हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रोटेशनल के लिए जो है वो उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने का मतलब क्या है कि जैसे CO2 है तो CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 है तो फिर ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। वाइब्रेशनल के लिए डायनामिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे CO2 है, इसकी जब बॉन्ड लेंथ इक्वल है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि CO2 का एक बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाए, एक छोटा हो जाए ड्यूरिंग वाइब्रेशन, तो उस केस में इसके पास डाइपोल मोमेंट है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? वाइब्रेशनल एक्टिव हो जाएगा। तो वाइब्रेशनल एक्टिव जो होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल होते हैं एक्सेप्ट A2 मॉलिक्यूल। A2 लीनियर मॉलिक्यूल जो होगा वो आप कुछ भी कर लो, कैसे भी रोटेट कर लो, कैसे भी वाइब्रेट करा लो, उस केस में इसका डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होता है? वाइब्रेशनली इनएक्टिव होते हैं। उसके बाद मैं एक रामन के बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि रामन जो होते हैं उसके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और आइकोसाहेड्रल, इनको छोड़ के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रामन एक्टिव होते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, ये क्वांटम नंबर पे बेस्ड होता है। तो जो रोटेशनल का सिलेक्शन रूल होगा वो होगा डेल्टा J +-1, वाइब्रेशनल का होगा डेल्टा N +-1 और रामन का होगा डेल्टा J 0 +-2। तो ये आप याद रख सकते हो। बट तो इसको भी निकालने के एक ऑब्वियसली क्वांटम मैकेनिकल बेस्ड एक तरीका होता है
तो वो हम कैसे निकालते हैं वो भी लेट्स लुक थ्रू इट ऑल्सो। तो सपोज करते हैं कि ये 2 स्टेट्स है और ये मेरा एक मोलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट में, और ये मेरा क्या है एक्साइटेड स्टेट है, और मैं लाइट दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा वो मेरे को देखना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इंटीग्रेट करूँगी ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन को ऑपरेटर जो मेरा कोरस्पॉन्डिंग टू दैट मोशन, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए एक अलग ऑपरेटर होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए एक अलग ऑपरेटर होगा, और एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन, और इसको मैं डी टाउ के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूँगी। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर मेरा वो ट्रांजिशन अलाउड हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो वहाँ से आता है कि डेल्टा जे +-1 है, डेल्टा एन +-1 है, और डेल्टा जे 0 +-2 है। अगर मैं रोटेशनल, तो ये रामन के भी टाइप होते हैं, रोटेशनल रामन, वाइब्रेशनल रामन। तो ये रोटेशनल रामन का डेल्टा जे है, यहाँ पर डेल्टा एन +-1 ही आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं रामन, रोटेशन रामन और सिर्फ रोटेशन के बीच में कंपैरिजन करूँ, यहाँ +-1 है, यहाँ 0 और +-2 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रामन है वो एक क्या है, स्कैटरिंग फिनोमिना है। तो ये एक 2 फोटोन प्रोसेस है। तो बेसिकली हम फोटोन देते हैं और फिर जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद जब वो रेडिएशन एमिट करता है तब भी कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो 2 फोटोन प्रोसेस है, इसलिए आप वहाँ से लिंक कर सकते हो। इसलिए डेल्टा जे 0 और +-2 आ रहा है, अगर याद रखने की बात है तो ये फ्रिक्वेंसी कंडीशन और सिलेक्शन रूल की बात हो गई। उसके बाद पॉपुलेशन रेशो के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो बोल्ट्जमैन का ये फॉर्मूला है कि n जो है वो एक्सपोनेंशियल -EI/kT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं पॉपुलेशन को कंपेयर करना चाहूँ nth स्टेट को ग्राउंड स्टेट से, तो जो कॉन्स्टेंट आता है वो क्या आता है, डीजेनरेसी आती है, एक्सपोनेंशियल माइनस यहाँ पर आएगा EJ/kT, और यहाँ पर आएगा एक्सपोनेंशियल -E0/kT। अगर GJ और G0 जो है वो 1 हो जाए तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -EJ-E0/kT। तो यहाँ से इसको हम डेल्टा E भी लिख सकते हैं। तो जो डेल्टा E की वैल्यू है, अब कोई भी ट्रांजिशन कराना है तो यहाँ से हमने देख लिया कि फ्रिक्वेंसी कंडीशन क्यों ज़रूरी है, सिलेक्शन रूल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी कंडीशन है बट अगर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट ही नहीं है तो भी वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा रेडिएशन को। पॉपुलेशन रेशो क्यों ज़रूरी है कि अगर सपोज़ कि पॉपुलेशन डिफरेंस ही नहीं है तो फिर ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। तो हमें पॉपुलेशन डिफरेंस भी चाहिए। तो बेसिकली हमें N0 जो है उसके यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल चाहिए, और जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पर कम चाहिए। यानी कि हमें N0 ज़्यादा चाहिए और N कम चाहिए। ये वैल्यू जो टोटल वैल्यू है वो हमें ज़्यादा चाहिए। तो वो ज़्यादा हम कैसे ले सकते हैं, अगर डेल्टा E की वैल्यू ज़्यादा होगी तो, या फिर टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो जो और क्योंकि फिर नेगेटिव साइन भी है तो उसकी वजह से जो टोटल होगा वो ज़्यादा आ जाएगा, और फिर जो यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया कि हमें N0 ज़्यादा चाहिए और N कम चाहिए। तो हमें जो टोटल N डिवाइडेड बाय में N0 जो है वो हमें कम चाहिए। तो ये कम होने के लिए हमें डेल्टा E भी ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर कम चाहिए। तो उस केस में हमारा जो डिफरेंस होगा 2 स्टेट्स के बीच में वो ज़्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस हो जाएगा और हमें स्पेक्ट्रा जो है वो ज़्यादा इंटेंस मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम यूनिट कन्वर्जन पे। तो यूनिट कन्वर्जन में जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी कन्वर्जन है वो है जूल टू सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो जनरली वो चाहता ही है कि आपको यूनिट कन्वर्जन आए, तो वो जनरली ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़े। तो आप और भी एक्स्ट्रा भी यूनिट कन्वर्जन देख सकते हो। तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, hc/λ होती है। अब हमें जूल में एनर्जी दे रखी है और हमें 1/λ में कन्वर्ट करनी है, तो हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड कर देंगे hc से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। और सपोज़ हमें सेंटीमीटर इन्वर्स में दे रखी है और जूल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे hc से। सिमिलरली सेंटीमीटर इन्वर्स में अगर करना है जूल से सेकंड इन्वर्स में,
तो फिर हम h से डिवाइड कर देंगे, और अगर सेकंड इनवर्स से जूल में कन्वर्ट करना है तो हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिक थिंग्स हैं अबाउट द यूनिट कन्वर्जन। उसके बाद आते हैं हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे। तो लेट्स गो। तो सबसे पहली जो चीज़ है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में वो है गैस फेज़ में हम स्टडी करते हैं इसको। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड फेस और लिक्विड फेस में जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, बोन्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो रोटेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि पूछी जा सकती है। उसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो EMR यूज़ हो रही है, EMR कौन से रीजन की यूज़ हो रही है? माइक्रोवेव रीजन की। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है कि अभी सपोज करते हैं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? वाइब्रेशनल लेवल होंगे, और दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में बहुत ही सारे क्या होंगे? रोटेशनल लेवल होंगे, और दो रोटेशनल लेवल के बीच में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसलेशनल लेवल होंगे। तो ऐसे ऑर्डरिंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये वाइब्रेशनल, ये रोटेशनल और ये ट्रांसलेशनल। तो जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें, इसका मतलब क्या है कि किसी एक कांस्टेंट वाइब्रेशनल लेवल के बीच में जो रोटेशनल लेवल्स के बीच में चेंज हो रहा है वो होगा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और अब सपोज करो कि जैसे ये दो वाइब्रेशनल लेवल हैं V1 और V0, इसके बीच में बहुत सारे रोटेशनल लेवल हैं, जैसे कि R0 से R1 R2 ऐसे, और यहाँ पर भी बहुत सारे रोटेशनल लेवल होंगे। अब सपोज करते हैं कि हम इस R0 से इस R1 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर रोटेशनल लेवल भी चेंज हो रहे हैं और वाइब्रेशनल लेवल भी चेंज हो रहे हैं। तो इस स्पेक्ट्रा को हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ने के लिए, वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो समेशन ऑफ MI/RI² इसका फॉर्मूला है। इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बस मैं कुछ फार्मूलाज लिख देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल्स अगर आ जाए, सपोज AB मोलिक्यूल आ जाए, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा μR²। म्यू रिड्यूस मास होगा, जो कि क्या होगा? M(A) M(D) डिवाइडेड बाय में MA + MB। एक चीज़ मुझे बोलनी है कि जो एटॉमिक मास है, अगर हमें उसे किलोग्राम पर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद AB2 मोलिक्यूल के लिए जो होगा वो होगा 2mR²। उसके बाद तो AB2 ये कौन सा मोलिक्यूल है? जैसे कि CO2 टाइप्स मोलिक्यूल है। AB4 टेट्राहेड्रल, जैसे कि CH4 टाइप मोलिक्यूल है। तो उस केस में फॉर्मूला होगा 8/3mR²। यहाँ पर मास जो है वो B का मास है, यहाँ पर जो मास है वो भी B का मास है। उसके बाद एक आते AB6 ऑक्टाहेड्रल मोलिक्यूल के लिए 4mBr²। तो AB6 के लिए, AB4 के लिए, AB2 के लिए और AB के लिए मैंने फॉर्मूलाज लिखवा दिए, ये आप याद रख सकते हो सकता है कि डायरेक्टली कभी पूछ लें। उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल। तो हम यहाँ पर 4 टाइप ऑफ मोलिक्यूल को पढ़ते हैं, तो वो मैं आपसे अब डिस्कस करती हूँ। आई होप कि मैं समझा पाऊँ। तो सबसे पहले जो मोलिक्यूल है वो है लीनियर। तो लीनियर का क्या मतलब है कि IA और IB जो होते हैं वो इक्वल होंगे, और जो IC होगा वो 0 होगा। जैसे कि CO2 या फिर कोई भी लीनियर मोलिक्यूल होगा, 2 इक्वल है और एक क्या है? 0 है। और ये पॉइंट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो C∞V और D∞H, 2 टाइप ऑफ मोलिक्यूल यहाँ पर आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है स्फेरिकल। इसमें क्या होता है कि IA, IB और IC तीनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल ये वाले मॉलिक्यूल आएंगे। उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक इक्वल हो IA और सपोज IB क्या है? इक्वल है, और IC क्या है? अनइक्वल है। 2 इक्वल हैं और एक क्या है? अनइक्वल है। तो इसके भी 2 टाइप होते हैं, प्रोलेट और ओबलेट।
प्रोलेट में जो दो इक्वल हैं IA और IB, उनकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी IC से। और यहाँ पर जो IA और IB इक्वल हैं उनकी वैल्यू कम होगी और IC की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद जो दो इक्वल है अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा है तो इस केस में जनरली C3V वाले ओके, एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि कोई सिमेट्रिक होगा ये पता कैसे लगेगा। अगर सपोज उसमें कोई CN या फिर SN एक्सिस है और N की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 2 से, जैसे कि जैसे C3V वाले जो मोलिक्यूल होते हैं वो जनरली प्रोलेट में आते हैं, और जो DNH वाले मोलिक्यूल होते हैं वो जनरली ओबलेट में आते हैं, जैसे कि बेंजीन या फिर CF3 या फिर BF3। इसका एग्जांपल अलीन भी है। और एक आते हैं हम एसिमेट्रिक। वैसे इस टॉपिक पे प्रोलेट ओबलेट को अच्छे से समझाया जा सकता है, तो आप इसको और ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ सकते हो। मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो इट्स गुड। उसके बाद एसिमेट्रिक जो है वो IA यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अलावा अनइक्वल होगा, तो वो एसिमेट्रिक हो जाएगा, एसिमेट्रिक वाला केस। उसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन रूल पे। तो सिलेक्शन रूल, ग्रोस सिलेक्शन रूल मैंने अभी बताया भी था कि परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तो ये इसका ग्रोस सिलेक्शन रूल होता है। एक चीज़ जो मैंने पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मुझे लगा कि मैं वो शेयर करती हूँ कि एक्चुअली अगर परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो वो मॉलिक्यूल कैसे रोटेशनली एक्टिव है। वो चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं कि जब उसका डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रही है और वो ऑसिलेट कर रही है, और वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और जो EMR की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों जब एकदम इक्वल एनर्जी की होंगी तो फिर मॉलिक्यूल जो होगा वो ट्रांजिशन करेगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट से कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। एक चीज़ ये थी, और दूसरी यहाँ पर जो D∞H वाले मॉलिक्यूल हैं ये इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा, तो ये रोटेशनली, तो ये इनएक्टिव होंगे, कि ये चीज़ याद रख सकते हो। और दूसरा ये जो स्फेरिकल वाले मॉलिक्यूल है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इनका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, रोटेशनली इनएक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल है। तो मैंने अभी आपको बोला भी था, नाउ लेट्स गेट इनटू डिटेल, कि मैंने बोला था कि 2 स्टेट्स हैं रोटेशनल स्टेट्स जो होते हैं, वो क्या है, J0 के लिए है, J1 है और J2 है। J0 जो होता है उसका सपोज कि वेव फंक्शन n है, इसका है n cos थीटा और इसका है n cos स्क्वायर थीटा -1। ये ऐसे क्यों है, कि ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं इतने खतरनाक, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से आए हैं। तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि ये वेव फंक्शन कैसे आते हैं। थोड़े डेंजरस दिख रहे हैं बट इट्स ओके। तो अब हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे। जैसे सपोज़ कि हमें 0 से 1 का ट्रांजिशन पढ़ना है, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम स्टेट का वेव फंक्शन लिखेंगे, फिर हम ऑपरेटर लिखेंगे। तो इसका ऑपरेटर क्या होता है, म्यू कोस थीटा। तो ये हम लिखेंगे म्यू कोस थीटा। तो ये हो सकता है पेपर में दिया हो, नहीं दिया होगा तो याद रख लेना, सिंपल ये है म्यू कोस थीटा। और उसके बाद हम साई एन स्टेट का वेव फंक्शन लिखेंगे जो कि n डैश कोस थीटा है। उसके बाद जो डी टाउ है वो हम डायरेक्टली डी थीटा नहीं लिखते, हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी फाइन। अगेन ये भी क्वांटम मैकेनिक्स से ही आया है। उसके अलावा उसके बाद n म्यू n डैश ये सब कांस्टेंट है, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा और डी फाइन ऐसे आया है। तो कोस की पावर क्या है, इवन है, तो इवन है तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि J0 से 1 जो है वो क्या हो गया, अलाउड हो गया। अभी अगर हम R की वैल्यू निकालते 0 से 2 के लिए, इस केस के लिए, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, ऑपरेटर लिखते हैं म्यू कोस थीटा, और हम क्या लिखते हैं, n डबल डैश कोस स्क्वायर थीटा -1, और फिर हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा डी थीटा डी फाइन। अब यहाँ पर जब कोस की पावर की बात करेंगे, कोस थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगी तो क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा।
और कोस थीटा और 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या बनेगा, कोस थीटा। तो दोनों ही टर्म्स में कोस की पावर ओड आ रही है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए 0 से 2 जो होता है वो अलाउड नहीं होता। तो ये सिंपल है। अगर मैं क्रक्स बोल लूँ कि लाइक क्या याद रखना है, तो वो यही याद रखना है कि जो डेल्टा जे है वो क्या है, +-1 है, बस यही याद रखना है। बट ये आया कहाँ से मैं आई थिंक वो बताई थी। नाउ पॉपुलेशन रेशो, तो यहाँ पर सपोज 2 स्टेट है, एक जे है एक जे डैश है। तो इसकी जो जे नहीं लिखते, जे की वैल्यू 0 लिखते हैं और यहाँ पर जे लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में देखते हैं तो यहाँ पर जो n0 होगा वो क्या होगा, 2j+1, इसकी डीजेनरेसी 2j+1 होती है, इनटू में एक्सपोनेंशियल -bj+1 डिवाइडेड बाय में kt। तो ये j की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल -0 डिवाइडेड बाय में kt, तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर जो nj आएगा वो तो क्या आ जाएगा, 2j+1 एक्सपोनेंशियल -bj+1 डिवाइडेड बाय में kt। डिवाइडेड बाय में n0 करेंगे तो वो 1 नहीं है, हमने अभी फाइंड आउट करें। अब अगर मैं प्लॉट करती हूँ nj डिवाइडेड बाय में n0 को j के विद रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 2 टर्म है, 2j+1 और एक्सपोनेंशियल में j वाली चीज़ है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि j के बढ़ने पे ये वाली टर्म बढ़ती है, इसलिए nj/n0 की वैल्यू बढ़ती है। और फिर यहाँ पर अगर j की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल में माइनस टर्म है, तो nj/n0 जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसलिए जो स्टार्टिंग की j वैल्यूज़ होती है उस पर ये वाली टर्म डोमिनेट करती है और बाद में ये वाली टर्म डोमिनेट करती है, नेगेटिव वाली। उसके बाद अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू क्या कोरस्पॉन्ड करेगी, ये वैल्यू उस j मैक्स को उस j मैक्स को शो करेगी जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन रेशो जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, बस हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे nj डिवाइडेड बाय में n0 को डेल j के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसको करोगे विद रिस्पेक्ट में तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट में kt डिवाइडेड बाय में 2b/c -12। आप करके देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ्स है, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, मैं करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे, इट्स ओके। तो ये 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले 2j+1 को ऐसे कैसे रखते हैं, और जब हम इसका करेंगे तो एक्सपोनेंशियल -bj+1 डिवाइडेड बाय में kt। एक्सपोनेंशियल x का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल x एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ x। उसके बाद इसको जब j के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय में -1/kt क्या होगा, कांस्टेंट होगा, b भी कांस्टेंट होगा, और j² + j का क्या आ जाएगा, 2j प्लस में 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल -bj+1/kt को कांस्टेंट रखते हैं, और 2j + 1 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या है, 0 है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, कट गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू है -b डिवाइडेड बाय में kt 2j + 1 का स्क्वायर प्लस में 2 = 0। यहाँ पर फिर हम 2j + 1 को लिख सकते हैं, इस 2 को इधर लेके आएंगे, उसके बाद इस 2 को इधर लेके आएंगे, उसके बाद kt डिवाइडेड बाय में b हो जाएगा, उसके बाद इसका रूट आ जाएगा, बस। उसके बाद तो j की वैल्यू जो आएगी वो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो kt डिवाइडेड बाय में 2b -12 ऐसे आ जाएगी। और यहाँ पर क्या है, kt भी जूल में है और b भी जूल में है, बट अगर b सेंटीमीटर इनवर्स में है तो उसको हमें hc से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे हम j मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है। उसके बाद आइसोटोप इफेक्ट की बात करते हैं। तो आइसोटोप इफेक्ट में जो b है वो क्या है, h² डिवाइडेड बाय में 8π² i, यानी कि h² डिवाइडेड बाय में 8π² i को हम क्या लिख सकते हैं, μr², यानी कि b2/b1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, μ1 डिवाइडेड बाय में μ2। तो ऐसे हो सकता है कि आपको डिफरेंट ऐसे दिया हो कि
आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है और DCl दिया हुआ है। तो इन दोनों का रिड्यूस मास निकालना, और अगर एक का बी दे रखे तो दूसरे का बी निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नॉन रिजिड रोटर पे। ओके, नॉन रिजिड रोटर से पहले एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो था ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूँ तो जो डेल्टा ई है वो, अगर हम J से J+1 के बारे में बात करते हैं तो जो E एनर्जी J+1 स्टेट की माइनस में एनर्जी ऑफ J स्टेट की, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2BJ+1। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एनर्जी 0 से 1 स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो होगी 2B। अगर डेल्टा ई और किसके बारे में हो सकता है 1 to 2, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी 4B। वैसे ही 2 to 3 की होगी 6B। यहाँ पर डेल्टा जे जो है वो क्या है +1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट डेल्टा ई की बात करेंगे वो अगर 2B पे लाइन आ रही है तो नेक्स्ट जो लाइन आएगी वो 4B पे आएगी, उससे नेक्स्ट लाइन 6B पे आएगी, उससे नेक्स्ट लाइन क्या आएगी 8B पे आएगी। तो जो हमारा डेल्टा ई, जो दो लाइन के बीच में डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज़ है जो मुझे बोलनी थी ग्राफ के बारे में। उसके बाद हम आते हैं नॉन रिजिड रोटर के बारे में। तो नॉन रिजिड रोटर की जब हम बात करते हैं तो अभी तक हमने बोला कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, रिजिड है। तो J के बढ़ने पे अब हमारी क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। बट उस एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ जो एटम है वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब एटम दूर जा रहे हैं तो जो हमारी जो R जो कि डिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जो B है वो उसका फॉर्मूला क्या है, h² में 8π² I को हम क्या लिख सकते हैं, μr²। तो ये जो R की वैल्यू बढ़ रही है तो B की वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी। तो इसका मतलब कि अब एनर्जी लेवल्स जो होंगे हायर एनर्जी पे वो पास आने लग जाएंगे। तो अब जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा, अगर हम नॉन रिजिड केस को कंसीडर करेंगे तो वो होगा Bj+1 माइनस dj² J+1 का होल स्क्वायर। और जो B की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है D से। एक चीज़ जो कि आपको याद रखनी है वो ये है। और दूसरा जो वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि D की वैल्यू निकालो, और वो आपको B की वैल्यू दे सकता है और वो आपको फ्रिक्वेंसी दे सकता है। तो वो आप निकालोगे 4B³ डिवाइडेड बाय में ν², ये कर देना तो D की वैल्यू आ जाएगी। बस यही नॉन रिजिड में आई थिंक इतना इनफ है। हाँ, एक फॉर्मूला और है जो आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, वो है डेल्टा ई का। डेल्टा ई वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था जब हम J से J+1 की ट्रांजिशन कर रहे थे, 2BJ+1। यहाँ पर बस क्या कर देना 2B की जगह, उसके बाद माइनस 4DJ+1 का क्यूब। ये फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, अदरवाइज जो भी दो स्टेट दे रखे हैं उस पर एनर्जी निकालना और फिर उनको माइनस कर देना। वो बिल्कुल इजी और शॉर्टकट वे की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखोगे तो वो भी ठीक है। आई थिंक रिवीजन के साथ फॉर्मूलाज अपने आप ही याद हो जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखने में कोई बुराई नहीं है। नाउ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पे हम आते हैं। तो सबसे पहले आइडियल केस को हम स्टडी करेंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल की बात करूँ तो वो मैंने लिख रखा है V = ½ kx²। तो अगर मैं V और x को प्लॉट करती हूँ यहाँ पे तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर सपोज ये एक बॉन्ड है, अगर मैं उसको यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट करा रही हूँ तो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। सिमिलरली इस पोजीशन पे वो यहाँ से यहाँ के थ्रू वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं V को बढ़ाती जा रही हूँ तो वो बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, आइडियल कंडीशन है। और इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, n+12 hν। तो इस फॉर्मूले से एनर्जी का फॉर्मूला कैसा है, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, बट ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशनल
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के, तो उसके लिए IR वेव्स यूज़ होती हैं। दूसरी चीज़ विद इन वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल ही हम वाइब्रेशनल लेवल को स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर ये मैंने फ्रिक्वेंसी लिखी है, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√2π√k डिवाइडेड बाई म्यू होता है। उसके बाद सिलेक्शन रूल, 2 सिलेक्शन रूल हमने पढ़े थे, ग्रॉस और स्पेसिफिक। तो जो ग्रॉस होता है वो आता है डायनेमिक डायपोल मोमेंट होना चाहिए, जैसा मैंने पहले बोला था। तो यहाँ पर A2 मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी सब जो होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। और स्पेसिफिक में डेल्टा एन क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। और इसके लिए जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट ऑपरेटर है, वो कैसे लिखा जा सकता है, तो हम इसको टेलर एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। जो म्यू है वो जो डायपोल मोमेंट है जो कि म्यू है, उसको हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट प्लस में चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट अलोंग x डायरेक्शन इनटू dx प्लस में चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट अलोंग x² इनटू में dx²। ऐसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं और इसको हम एज ए ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन रेशियो यानी कि n ऑफ n डिवाइडेड बाय में ग्राउंड स्टेट, nth स्टेट डिवाइडेड बाय ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन। इनकी जो डीजेनरेसी होती है वो 1 ही होती है। जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, जब n की वैल्यू 0 लिखेंगे तो वो हो जाएगा ½ डिवाइडेड बाय kT। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल -n+12 बाय kT। तो यहाँ से ½ बाय kT कट जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल -n बाय kT ही आंसर आ जाएगा। यानी कि n की वैल्यू को बढ़ाने पे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो कम होएगी। तो जब हम n की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज़ हाउ द ग्राफ विल लुक। उसके बाद आते हैं आइसोटोप इफेक्ट पे, जो कि क्या है μ2। अगर हमें सपोज कि एक मास पे फ्रिक्वेंसी दे रखे और दूसरे मास पे फ्रिक्वेंसी निकालने, तो हमने देखा कि अंडर रिड्यूस्ड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम वही चीज़ को ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये 2 है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज़। तो दिस इज़ अबाउट द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट आता है हमारा एन हार्मोनिक स्पेक्ट्रा। तो उसके लिए वहाँ पर जैसे V = kx² है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो हम क्या लिखेंगे, जो V होता है वो होता है DE1 - (-ax) का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो A है वो है अंडर रूट में kf डिवाइडेड बाय में 2DE। अब ये DE क्या है और ये सब क्या है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो वहाँ पर जब मैंने V और X का ग्राफ बनाया था तो वो एकदम ऐसे आ रहा था, बट इस केस में क्या होगा कि ये ऐसे आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि पहले तो वो अपनी मेन पोजीशन पे इंटरेक्ट कर रहा है लोअर एनर्जीज पे, बट एक एनर्जी के बाद जब आप उसको वाइब्रेट करोगे तो फिर वो बोन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये इस ग्राफ का मतलब है और ये इसी इक्वेशन से हमने बनाया। अब अगर मैं DE की बात करूँगी तो DE क्या है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे जो डिस्टेंस है वो क्या है, DE है। बट एक्चुअल जो ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो होती है ग्राउंड स्टेट के बाद से। तो जो DE है उसमें ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी है प्लस में ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी इंक्लूडेड है। तो ये पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी वहाँ पर क्या थी, n+12 hν थी, है ना। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे n+12 का स्क्वायर hν² xc²। या फिर हम सेंटीमीटर इन्वर्स में क्या लिख सकते हैं, n+12 ω_e माइनस n+12 स्क्वायर ω_e²। ओके, आई हैव मेड अ ब्लंडर हेयर, सो यहाँ पर hν xc आएगा सिर्फ। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ω_e xc ओनली। सो दिस इज हाउ इट विल लुक, द एनर्जी फॉर्मूला इज दिस। और अब जब हम यहाँ से
तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। और अगर हम इस एनर्जी को n के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे तो यहाँ से n मैक्स की वैल्यू आएगी। और ये n मैक्स क्या होगा, वो मैक्सिमम n वैल्यू होगी जिस एनर्जी पे जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से जो n मैक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाई में 2xe माइनस 1 बाई में 2। और जब हम इस n मैक्स की वैल्यू को एनर्जी में पुट करेंगे तो जो वो एनर्जी आएगी वो आएगी ओमेगा ई डिवाइडेड बाई में 4xe। और इसी को हम डिसोसिएशन एनर्जी DE भी कह सकते हैं, क्योंकि वही DE है n मैक्स के लिए जो एनर्जी है। उसके बाद ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा n प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सब अलाउड होते हैं। जो प्लस माइनस 1 होता है वो फंडामेंटल बैंड होता है, और जो प्लस माइनस और उसके अलावा अब जैसे 0 से 1 जब गए हैं तो उस केस में जो डेल्टा ई है वो क्या होगा, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स। लेकिन अब वो 0 से सपोज 2 जा रहा है तो उस केस में, या फिर 0 से क्या जा रहा है n पे जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा ई जो होगा वो होगा n ओमेगा ई माइनस n प्लस 1 ओमेगा ई एक्स ई। तो अगेन ये फॉर्मूला है बट याद रख सकते हो। उसके अलावा ये तो 0 से आए, तो जो 0 से n वाले आए 1 को छोड़ के, 1 फंडामेंटल है और बाकी जो है वो होंगे ओवरटोन्स। बट ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 2 जाए या फिर 2 से 3, ये सारे तो ये जो होंगे, सॉरी 1 से 2 नहीं, 1 से 2 तो फंडामेंटल है, 2 से 3 जाए या फिर 3 से 4 जाए तो वो क्या होंगे, हॉट बैंड्स होंगे। तो आप इनको हॉट बैंड्स कैसे याद रख सकते हो कि ये एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन हो रहे हैं, उनके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, इसलिए इनको हॉट बैंड्स बोला जा सकता है। तो ये ग्राफ के बारे में आई थिंक इनफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर अगर रोटेशन वाइब्रेशन में जो D है वो रोटेशनल कांस्टेंट है, B जो कि नॉन रिजिड से आता है, और B की जो वैल्यू है वो रिजिड रोटर कांस्टेंट से आती है, और जो ओमेगा ई है वो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू वाइब्रेशन है। तो जो ओमेगा ई की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, फिर B की वैल्यू है, और D की वैल्यू सबसे कम है। यही रीज़न है कि हम SHO के साथ नॉन रिजिड रोटर को कभी भी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नॉन रिजिड है तो वो एन हार्मोनिक तो होगा ही होगा। तो ये एक फर्स्ट चीज़ है। और जो दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने बोला कि जो D की वैल्यू है वो क्या है, बहुत कम है B से, इसलिए जब हम एनर्जी को लिख रहे हैं तो एनर्जी को हम BJ+1 लिख रहे हैं। D वाली टर्म जो है वो हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम वाइब्रेशनल एनर्जी लिख रहे हैं n+12 ओमेगा ई माइनस n+12 स्क्वायर ओमेगा ई एक्स। तो ये एनर्जी की वैल्यू हम लिख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन रूल पे। तो जो सिलेक्शन रूल है वो जो डेल्टा J का था वो तो 0 और +-1 ये वही है। उसके अलावा जो डेल्टा n है उसका सिलेक्शन रूल कुछ भी हो सकता है, +-1 से लेके +-n तक, बट हम यहाँ पे +-1 ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम जो फंडामेंटल बैंड है उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम डेल्टा E का फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अराउंड तो हम ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई डायरेक्ट लिख सकते हैं, और जो ट्रांजिशन है वो हम J" से J' में करा रहे हैं रोटेशनल लेवल के कोरस्पॉन्डिंग। तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस में J'+1 माइनस J'+1। ठीक है, तो ये मेरा डेल्टा ई का फॉर्मूला होगा। उसके बाद दो केसेस हमें पढ़ने हैं। एक तो ये जो B' और B" की जो वैल्यूज़ है ये इक्वल भी हो सकती है और नॉट इक्वल भी हो सकती है। आइडियली तो ये इक्वल नहीं होंगी,
बट हम एक आइडियल केस कंसिडर कर सकते हैं जिसमें कि बी वैल्यूज़ जो है वो क्या है, सारी इक्वल हैं और उसके अकॉर्डिंग डेल्टा ई फाइंड कर सकते हैं, और एक हम और एक हम जब अनइक्वल मानेंगे उसके करस्पॉन्ड फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल वाले केस में हम देखते हैं। तो डेल्टा जे क्या है, 0 + -1, ये केसेस हैं। तो लेट्स गो अहेड वन बाय वन। तो डेल्टा जे जो है वो क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। तो जो डेल्टा जे -1 है उसको हम पी ब्रांच कहते हैं, 0 को क्यू ब्रांच कहते हैं और +1 को आर ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पर जब जे की वैल्यू 0 है तो जो हमारी एनर्जी की वैल्यू आएगी वो डेल्टा ई की वैल्यू जो आएगी वो ω - 2 ω ही आएगी। तो उस केस में जो डेल्टा ई है, अगर हम उसको न्यू एफ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जब डेल्टा जे -1 है तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा न्यू एफ -2b जे प्राइम है और जे डबल प्राइम है। तो यहाँ पर जे डबल प्राइम हम लिखते हैं और यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा न्यू फाइनल +2b जे डबल प्राइम +1। तो यहाँ पर जो जे डबल प्राइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 2 3 और यहाँ पर जे डबल प्राइम की वैल्यू हो सकती है 0 1 2, ये सब कुछ। ये मैथमेटिकली मैंने बोला, इसको हम फिजिकली भी समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्यू ब्रांच क्या है, बीच में है। उसके बाद जब डेल्टा जे क्या है, +1 है, तो एनर्जी जो आ रही है, जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो न्यू फाइनल से ज़्यादा आ रही है, और जब डेल्टा जे की वैल्यू -1 है तो डेल्टा ई की वैल्यू कम आ रही है उससे। और अगर डेल्टा जे क्या है, +1 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कि एक वाइब्रेशनल लेवल है V1, एक वाइब्रेशनल लेवल है V2, और जब दो के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पर J0 से अगर सपोज J1 पे गया तो उस केस में जो डेल्टा J का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, +1 में होगा। बट अगर यहाँ पर J0 अगर हम ले रहे हैं और अगर हम P ब्रांच फाइंड आउट करना चाहते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, -1, J = -1 में जाना पड़ेगा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर 2b J" जब हम लिख रहे हैं तो वहाँ पर J" की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूलाज हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक यहाँ पर P ब्रांच है, एक क्या है, R ब्रांच है। तो एक फॉर्मूला जो कि तो अब यहाँ पर क्या है, सपोज ये Q ब्रांच है, तो एक सपोज यहाँ पर ऐसे P ब्रांचेस दिखेंगी, यहाँ पर R ब्रांच होगी, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्या आएंगी, लाइन्स आएंगी। और यहाँ पर फॉर्मूला से हमें पता लग रहा है कि अगर ये न्यू फाइनल है तो ये क्या होएगा, न्यू फाइनल -2b होगा, फिर -4b -6b, ये +2b +4b +6b ऐसे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक P मैक्स है और एक R मैक्स है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है। P मैक्स -R मैक्स का जो फॉर्मूला है वो आप याद रख सकते हो, √ में 8bkt / x। ये फॉर्मूला है, ये आप याद रख लो। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इनके बीच का जो गैप है वो हमें क्या दिख रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये दूर चला जाएगा और ये भी दूर चला जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पे ये जो गैप है वो बढ़ गया, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जब बी की वैल्यूज़ जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि एनर्जी बढ़ाने पे बी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। हमने पहले पढ़ा था, क्यों, क्योंकि आर जो होता है वो बढ़ता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी बढ़ती है, जो एटम्स हैं वो दूर दूर जाते हैं, इसलिए B0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर B1, फिर B2, फिर B3, इसलिए जैसे ही n बढ़ेगा तो Bn की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो अभी हमने डिस्कस करा कि B0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर B1 की, फिर B2 की, ऐसे ऐसे एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला से ज़्यादा, कि अगर सपोज कि स्पेक्ट्रा है तो यहाँ पर क्या है कि जो गैप है वो क्या है, 2b के ही इक्वल है, बट इस केस में गैप इक्वल नहीं होगा। तो अगर हम P ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे जैसे n बढ़ेगा तो जो गैप होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही Q ब्रांच में जाएंगे तो जो जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे तो जो गैप होगा वो कम होता जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि P ब्रांच में जाने पे जो इस साइड जाने पे गैप कम होगा, बट R ब्रांच में इस साइड जाने पे गैप कम होगा।
तो ये चीज़ है जो मेरे को बोलनी थी। उसके बाद हम आते हैं क्यू ब्रांच पे। तो क्यू ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो 3 कंडीशन में क्यू ब्रांच दिखती है। तो वो आप याद रख सकते हो कि जो हमारा डायपोल मोमेंट है अगर वो मुझे परपेंडिकुलर दिख जाए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, तो उस केस में क्यू ब्रांच होगी। जो दूसरा केस है कि वो परपेंडिकुलर हो जाए रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम के, तो भी मुझे क्या पैरेलल हो जाए रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम के, तो भी मुझे क्यू ब्रांच दिखेगी। और जो तीसरी कंडीशन है कि नॉन ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम मिल जाए मुझे किसी भी एक्सिस के अराउंड, तो इसका अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये उन केसेस में होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे अगर वो प्रेजेंट है, तो उस केस में किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मुझे नॉन ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, तो उस केस में क्यू ब्रांच प्रेजेंट होगी। तो ये 3 केसेस आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं रामन स्पेक्ट्रा पे। तो रामन स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले ये जो कौन सी हमें EMR रीजन में मिलता है, तो वो मिलता है UV विजिबल रीजन में, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ये स्कैटरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है और क्या होता है, 2 फोटोन प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करूँगी कि जैसे सपोज करते हैं कि ये 2 एनर्जी लेवल्स हैं और मैंने यहाँ पर लाइट दी और ये यहाँ पर गया, लेकिन जब वो वापस उसने एमिट करा फोटोन, तो उसने सिर्फ यहाँ तक की एनर्जी का फोटोन एमिट करा, यानी कि उसने न्यू, तो जो डेल्टा E है वो क्या इसके इक्वल हो गया न्यू। तो जब लेट्स सपोज कि ये क्या जो एमिट हो रही है वो क्या है, न्यू डैश। तो जो न्यू डैश है वो क्या है, न्यू माइनस डेल्टा E के इक्वल है। तो ये जो अगर वो माइनस डेल्टा E के इक्वल है वो, तो फिर वो क्या हो जाएगी, स्ट्रोक्स हो जाएगी। और क्या हो सकता है कि जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर उसने अब्जॉर्ब करी लाइट, वहाँ गई, फिर ऊपर गया, और लेकिन जब उसने एमिट करा तो उसने ज़्यादा एनर्जी एमिट करी, यानी न्यू डैश जो है वो न्यू प्लस डेल्टा E उसने एमिट करी। तो ये क्या हो गई, एंटी स्ट्रोक्स हो गई। तो उस केस में 2 फोटोन्स इन्वॉल्व हैं और एंटी स्ट्रोक लाइन है। सबसे पहली बात कि जो इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो जो एंटी स्ट्रोक है उसमें देखो अब्जॉर्प्शन जो है वो क्या कर रहे हैं, जो अपर लेवल्स हैं, जो ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाले लेवल है वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, तो उसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। इसलिए एंटी स्ट्रोक लाइन की जो एंटी स्ट्रोक लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी आती है वो बहुत कम आती हैं। एक ये चीज़ याद रख सकते हो। उसके अलावा सिलेक्शन रोल, तो मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग में कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और आइकोसाहेड्रल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, बाकी सब एक्टिव होते हैं। तो अगर मैं इसके ग्रोथ सिलेक्शन रूल या फिर थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली मैं बात करना चाहूँ, तो अगर सपोज कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर क्या होता है कि जो डायपोल मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के और जब कांस्टेंट लिखेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। तो अब ये कांस्टेंट जो होता है वो अल्फा पैरेलल भी होता है और अल्फा परपेंडिकुलर होता है। व्हाट डज इट मीन, जैसे कि अगर ए मॉलिक्यूल है उसको मैंने अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पैरेलल रखा उसके तो एक कांस्टेंट आएगा, और अगर परपेंडिकुलर रखा तो एक कांस्टेंट आएगा। अगर इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल। जस्ट टर्मिनोलॉजी है, बट ऐसे किसी इंटरव्यू में जाओ और ऐसे बोलो तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है टीचर को भी कि उस बच्चे ने कितने अच्छे से वो चीज़ पढ़ी है, सिर्फ याद नहीं करी। तो यहाँ पर एन आइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल कहते हैं जब दो कांस्टेंट एसोसिएटेड है वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में वो एक्टिव हो जाता है। और ये अल्फ़ा अगर इक्वल हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर तो उस केस में वो इनएक्टिव हो जाएगा। और वो इक्वल किस केस में होंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, बाकी सब एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद A2 केसेस की बात करती हूँ। इसका क्या मतलब है, A2 में जो 3 इंपॉर्टेंट केस हैं वो हैं H2, O2 और CO2। तो इस केस में अगर H2 के केस में अगर हम बात करेंगे तो OJ और E1J जो लाइंस है उनकी जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। जो O2 है उस केस में जो E1J हैं वो क्या है, मिस नहीं है, यानी मिस है। और CO2 के केस में जो OJ है वो मिस है। तो ये आप याद कर सकते हो सकता है कि इनमें से कुछ MSQ पूछ ले, बट इसका भी एक बहुत ही अच्छा
लाइक क्वांटम मैकेनिकल रीज़न है, अगर आप पढ़ोगे डिटेल में ये चैप्टर तो कि कैसे मोलिकुलर टर्म सिंबल से या फिर हम मतलब कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, तो एक बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग से ये चीज़ें आंसर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। यहाँ पर सिलेक्शन रूल में डेल्टा जी 0 ±2 होगा अगर रोटेशनल की बात करेंगे। तो जब डेल्टा ई की बात करेंगे तो वो हम उसको क्या लिख सकते हैं 4bj + 6b। तो ये फॉर्मूला आएगा उसका। इसका क्या मतलब है अगर देखेंगे तो ऐसे लाइंस दिखेंगी, है ना। ये Q वाली लाइन होंगी, ये P वाली और ये R वाली रोटेशन रामन में। तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो 6b से सेपरेटेड होंगी और उसके बाद जो लाइन के बीच में डिफरेंस आएगा वो 4b का आएगा। ये वाला फॉर्मूला हमें बता रहा है। तो ये हम देख लेंगे क्योंकि डेल्टा जे जो है वो 0 ±2 है। अगर वाइब्रेशनल रामन की बात करेंगे तो डेल्टा n +-1 के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं, और फिर जब ये दोनों भी कंबाइन हो जाएंगी तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बट इतना नहीं पढ़ना होता। आई थिंक एक पॉइंट पे आके ये रियलाइज़ करना कि इतना पढ़ना इनफ है, वो भी एक पेपर की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि काफ़ी बार जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है तो उसको छोड़ना ही समझदारी है, या फिर आप वो जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो वो ऑप्शंस भी उसी अकॉर्डिंग बनाता है कि दो तीन ऑप्शन तो हमें लगेगा ये तो हो ही नहीं सकते, तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व करना भी एक आर्ट है। तो पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये समझना कि क्या पढ़ना है ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आई थिंक वहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में कितना रेलेवेंट है, स्पेशली जब ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जब सिलेबस इतना ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं है कि रामन लिख दिया तो अब रामन तो कितना भी पढ़ सकते हो, तो वो चीज़। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एक ही ग्राफ मैं बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो मुझे लगा कि जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ा है मुझे लगा कि ये ग्राफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट लेवल का और फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड लेवल का, उसके बीच में जो ट्रांजिशन है अगर उसको हम μ00 लिख रहे हैं, और उसके अलावा कॉन्टिन्यूम टू कॉन्टिन्यूम का जो डिफरेंस होता है वो ई एक्साइटेड है, एक्साइटेड एनर्जी है, और फिर डिसोसिएशन एनर्जीज जो हैं वो लिंक्ड है, यानी कि ये D1 है सपोज और ये D0 है, और यहाँ से लाइक ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक से एक्साइटेड के कॉन्टिन्यूम तक का जो एनर्जी है वो न्यू कॉन्टिन्यूम है। तो हम न्यू कॉन्टिन्यूम को कैसे लिख सकते हैं? हम सबसे पहले न्यू कॉन्टिन्यूम को लिख सकते हैं, ये जो न्यू कॉन्टिन्यूम है वो 0 0 से है, तो μ00 + D1 लिख सकते हैं, ये फर्स्ट चीज़। और दूसरी चीज़ हम क्या लिख सकते हैं? D0 + E एक्साइटेड लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये आप याद रख सकते हो। काफ़ी बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको 2 एनर्जीज दे रखी है, तीसरी एनर्जी पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजिशन जो है वो एक्चुअल में हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस यही आई थिंक इतना इनफ है इस चैप्टर के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगा कि बाकी सब ठीक है बट इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ, तो आप उसको बुक में से देख सकते हो। और अगर आपको लगा कि ठीक है थ्योरी तो सब ठीक है बट क्वेश्चन थ्योरी इतनी इनफ है, तो अब आप आई थिंक क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हो। इससे ज़्यादा आई थिंक थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इस सब में से सब समझ आ रहा है। तो आई होप कि आपने अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट आवर्स इस वीडियो को दिए हैं, तो आई एम श्योर आप पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और आई रियली विश कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे।
Thank you so much for watching this video till the end. Please do subscribe, like and share. Thank you so much for watching.